हंसता खेलता परिवार था। उसकी पत्नी सुजाता, बेटा सजन और बेटी सेजल सब बहुत खुश थे। गोपाल एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन था। पापा, अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे नई सोने की बालियां चाहिए। आई बड़ी सोने की बाली मांगने वाली। तुझे सोने का दाम भी पता है क्या? उसे दाम का क्या करना, उसका पापा है ना, वो देख लेगा। आप इस तरह बच्ची को बिगाड़ो मत, वरना हमेशा जिद करती रहेगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या हुआ, अपने पापा से ही मांगेगी ना। आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। जब तक इसका पापा जिंदा है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। गोपाल जो भी कमाता था अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करने में ही इस्तेमाल कर देता था। सुजाता अक्सर गोपाल को समझाया करती थी कि वो पैसे बचाए। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बचत करने चाहिए। अरे बचत क्यों करना है, पैसे हैं तो ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। हमें भविष्य का भी सोचना चाहिए। भविष्य में क्या पता क्या हो जाए। भविष्य में जो भी हो, मैं तो ये जानता हूँ कि मुझे जिंदगी वर्तमान में अच्छे से जीनी है। भविष्य का किसको क्या पता। गोपाल हमेशा सुजाता की बातों को टाल दिया करता था। एक साल बीत गए। गोपाल एक बिल्डिंग की वायरिंग का काम कर रहा था जब उसे जोर का झटका लगा। गोपाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी समय तक आईसीयू में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। इस परिवार ने अपना करता धरता खो दिया था। गोपाल का एक बड़ा भाई था मुकुंद। जब उसको अपने भाई की मौत का पता चला तो वो तुरंत सुजाता और उसके बच्चों के पास दौड़ा चला आया। मुकुंद ने इस बुरे वक्त में पूरे परिवार को सहारा दिया था। भैया, अब आप ही हमारा सहारा हो। किसे पता था कि ये इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देंगे। सुजाता की ये बातें मुकुंद की पत्नी हेमा को खटकने लगी थी। जब वो दोनों घर गए तो हेमा मुकुंद पर बरस पड़ी। क्या जरूरत थी इतना आगे आगे बढ़ने की? क्या बात कर रही हो? गोपाल मेरा सगा भाई है नहीं था। और उसने कभी आपके लिए कुछ किया है? कभी आपको कुछ दिया है? अरे कभी कुछ लाया हो तो बताइए। अरे उसने जो भी किया वो किया होगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमें उसके परिवार का ख्याल रखना होगा। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा खुद का परिवार नहीं है क्या? अगर तुम उसके परिवार का भी ख्याल रखने लगोगे तो हमारे बच्चे हर चीज के लिए दुनिया का मुंह ताकते रह जाएंगे। मैं ये सब नहीं झेल सकती। पर हेमा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ चुकी हूँ। अब दुनिया बदल चुकी है। थोड़े दिन उनके घर जाया करो और फिर धीरे धीरे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। तुम जिंदगी भर उनका ख्याल थोड़ी ना रख सकते हो। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। जो भी हो, मैं जो भी बोल रही हूँ तुम्हें वही करना होगा। मुकुंद को ना चाहते हुए भी हेमा की बात सुननी पड़ी। कुछ महीनों तक मुकुंद ने सुजाता को पैसे दिए घर चलाने के लिए, पर फिर वो आनाकानी करने लगा। सुजाता, तुम तो जानती हो आजकल हालत कैसे है। इनकी पगार भी कम हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये सब चलाएं। अब भगवान ही हमारे परिवार की मदद कर सकता है। इसके आगे सुजाता क्या बोलती। वो घर गई और उसने सजन और सेजल को ये बताया। अब लगता है मुझे ही कोई काम करना होगा, वरना हमारा घर कैसे चलेगा। नहीं माँ, मैं काम करूँगा। तेरी पढ़ाई अभी बाकी है साजन, तू काम कैसे करेगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा माँ, आप फिक्र मत करो। सजन ने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उसे एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट मिल गई। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में जॉब पर। कॉल सेंटर से उसे 20,000 रुपए की पगार मिल रही थी। उसने वो पूरे पैसे सुजाता को दे दिए। माँ, अब आप देखिए आप इन पैसों से क्या करेंगे। सुजाता समझदार थी। उसने थोड़े पैसों से घर चलाया और बाकी पैसे बचाने लगी। 1 साल बीत गया। सुजाता ने अच्छे खासे पैसे बचा लिए थे। यहाँ सजन के दिमाग में बिजनेस खोलने का ख्याल घूम रहा था। उसने अपनी माँ से बात की। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस खोल लूँ। कैसा बिजनेस? साड़ियाँ बेचने का। मैंने पूरा बिजनेस समझ लिया है। दुकान कहाँ डालनी है वो भी मुझे पता है। अच्छी बात है। अब बस कहीं से 2 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होगी। बस कल बैंक जाकर निकाल ले आते हैं। पर माँ, इतने पैसे हमारे पास कैसे? तेरे ही हैं। तेरी पगार के पैसे मैं बचत करके एफडी करती थी।
अब जब तुझे जरूरत है तो बैंक जाकर ले लेते हैं। अगले दिन माँ बेटे बैंक गए और पैसे ले लिए। सुजाता ने उन पैसों से अपनी दुकान खोली और बस उस दिन से उनकी किस्मत ही बदल गई। दुकान अच्छी चलने लगी। पूरा परिवार एक ही बिजनेस पे काम कर रहा था। देखते ही देखते 1 की 2 दुकान हो गई, 2 की 4 और कुछ सालों में सुजाता का परिवार रईस हो गया। एक दिन की बात है, हेमा सुजाता के पास रोते हुए आई। क्या हुआ दीदी? उनका एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। आप फिक्र मत कीजिए दीदी। सुजाता अंदर गई और तिजोरी से पैसे निकालने लगी। माँ, क्या जरूरत है इतने पैसे देने की? जरूरत है, वो तुम्हारे चाचा हैं। हाँ, चाचा तो है पर दोगले हैं। जब हमें उनकी जरूरत थी तो कहाँ थे वो? वो उनके कर्म है सेजल, हम उनकी तरह बर्ताव नहीं कर सकते। बाहर खड़ी हेमा ने ये सब सुन लिया। सुजाता बाहर आई और पैसे हेमा को दे दिए। हेमा को अपने कर्म याद आए। वो सुजाता के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो सुजाता, तुम्हारे समय मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, पर मेरी परेशानी में तुम मेरी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो। भाभी, जो हो गया सो हो गया। आप पहले हॉस्पिटल जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुजाता के दिए हुए पैसों से मुकुंद का इलाज हो गया। आज वो सुजाता के परिवार की वजह से जिंदा था। हेमा और मुकुंद को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हेमा और मुकुंद की तरह दोगले रिश्तेदार हर एक की जिंदगी में होते हैं, पर सुजाता की तरह अच्छे रिश्तेदार हर किसी के नसीब में नहीं होता। गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई था। वह बहुत ही चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनकी कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक दिन रवि अपने एक कस्टमर की कटिंग कर रहा था। तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से निकल रही थी। तभी वो रवि को इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते देख मन में सोचने लगी, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचती सोचती निशा घर पहुंच जाती है। निशा के परिवार में वो और उसके पिता ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के पिताजी सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो, बताओ। क्यों ना मैं हमारे गांव में खुद का सैलून डाल लूं? पर बेटा, गांव में रवि का सैलून है और वो बहुत पुराना है और सभी गांव वाले उसी के पास आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसको सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव वाले उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह टैलेंटेड नहीं। उसकी कटिंग में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं खुद का सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी पिताजी, आप चिंता न करें। आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे दिन निशा तैयार होकर सुबह सुबह गांव के गज्जू काका के घर पहुंच जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर जाती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ, बैठो बेटा। निशा गज्जू काका के सामने खाट पर जाकर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है काका, बस थोड़ा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार के बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात, दुकान तुम्हारी ही है, पर ऐसे अचानक कुछ नया शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर सैलून शुरू करना चाहती हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है, रवि का, और गांव के सारे बूढ़े से लेकर बच्चे जवान सब वहीं जाते हैं हेयर कटिंग करवाने। हाँ काका, मुझे पता है, पर वो एक नंबर का ठगी है। और वैसे भी पिताजी की तबीयत की वजह से मुझे गांव ही रहना पड़ेगा और मैं हेयर कटिंग में स्पेशलिस्ट हूँ, इसीलिए मैं
इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, ये दुकान आज से तुम्हारी। कुछ दिनों में निशा हेयर सैलून शुरू कर लेती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता है। निशा बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों की फ्री में कटिंग करके मार्केटिंग करूं, जिससे मेरे सैलून का प्रचार हो सके। और फ्री हेयर कटिंग स्टार्ट करती है। थोड़े दिन में उसके सैलून पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। निशा गांव के लड़कों और आदमियों की उनके पसंद के कटिंग करती है, जिससे सब लोग उसकी कटिंग से बहुत प्रभावित होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो निशा के पास आता है और कहता है, लड़की होकर हेयर सैलून खोल रखा है और मेरे सारे ग्राहक भी खा रही हो। चुपचाप अपना ये सैलून बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुन सैलून में बैठे लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले तो अपने ही गांव के लोगों को कटिंग के ज्यादा पैसे लेकर लूटते हो और फिर मुझे आकर धमकी दे रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धमकी देने की? इतने में गांव के सारे लोग भी निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से बचकर रवि भाग जाता है।